अतीत के पन्नों से भेंट। अभी तक आपने जाना कि कैसे सभी दोस्त मिलकर कुलधरा गांव घूमने जाते हैं, जो कि एक भूतिया और श्रापित जगह है। वहां से उन्हें दिन ढलने से पहले निकलना था, लेकिन उनकी गाड़ी खराब हो जाती है और उन्हें अपनी पूरी रात उस जगह पर गुजारनी पड़ती है जहां पर उन्होंने जो जो देखा और सुना उससे उनकी डर से हालत खराब थी। पर शुक्र है भगवान का कि किसी को कुछ नहीं हुआ। खैर, इन सब के बाद भी वो अगले दिन किले में आने का प्लान करते हैं, जिसमें सौरभ को सोचकर हामी भरता है। अब आगे कुलधरा की ओर बढ़ते हुए वो सब आपस में बातें करते हुए चलते हैं। बस सानवी कहीं खोई खोई सी है और सौरभ आज किले में क्या हो सकता है इन सब के बारे में ही सोच रहा है। सौरभ बस एक चीज चाहता था कि कैसे भी करके सानवी को इन सब चीज़ों से बाहर लाना है, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। रितु परेशान होकर बोलते हुए, यार हम क्यों जा रहे हैं वहाँ? कल रात ही इतना कुछ हुआ, उसके बाद तुम सब समझते क्यों नहीं हो? यार मुझे रिसोर्ट में ही छोड़ाओ तुम लोग, मैं नहीं चल सकती। अगर कंफर्म नहीं होता कि वहाँ रियल में भूत हैं तो मुझे थोड़ी भी प्रॉब्लम नहीं होती, पर जब हमने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया है तो हम ये बेवकूफ़ी कर ही क्यों रहे हैं? रितु सब कुछ एक सांस में बोल जाती है। विनय बैक सीट पर बैठी हुई रितु को देखते हुए कहता है, देख हम सब यहीं से सीधा घर के लिए निकलेंगे, रिसोर्ट नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर ऐसा किया तो रिसोर्ट से लौटते हुए दिन ढल जाएगा और हमें इस कुलधरा के रास्ते से ही घर जाना है। इसलिए रिसोर्ट लौटने का ख्याल छोड़ दो। हाँ, अगर तुम चाहती हो तो वहीं गाड़ी में बैठे रहना अकेले। सौरभ बीच में विनय को रोकते हुए कहता है, यार अभी लड़ो मत प्लीज़, और रितु तुम डरो मत, हम सब हैं ना साथ में, और वैसे भी दिन में तो कई लोग होंगे वहाँ, ऐसे परेशान मत हो। विनय बीच में ही रितु को चिढ़ाते हुए कहता है, सच में बहुत लोग होंगे, खासकर महाराजा और राजकुमारी। क्या था यार वो? सानवी ने कहा। चित्रलेखा। सब लोग एक बार फिर सानवी की ओर देखते हैं, क्योंकि जो सानवी अभी तक किसी भी बात में कोई रिएक्शन नहीं दे रही थी, अभी अचानक से उसका एक जवाब आया था। सौरभ विनय को देखते हुए कहता है, यार विनय तू गाड़ी चला भी तो, और रिसोर्ट से आते टाइम मैकेनिक को दिखा दी थी ना गाड़ी, कहीं फिर खराब ना हो जाए। विनय हंसते हुए कहता है, हाँ दिखा दी थी। वैसे कितने डरपोक हो तुम लोग। सानवी को देखो, उसे तो वहाँ जाने की कितनी जल्दी है। क्या सानवी? रितु ने कहा, तुम्हें देखकर लग ही नहीं रहा कि कल रात का तुमको ज़रा सा भी डर लगा है। तुम बिल्कुल नॉर्मल कैसे हो सकते हो? विनय हंसते हुए कहता है, क्योंकि मैं डरपोक नहीं हूँ ना, इसलिए। रितु विनय के सिर पर हाथ मारते हुए कहती है, यार दिस इज़ नॉट फनी। विनय ने कहा, ओके सॉरी। बात करते करते अब वो वापस कुलधरा पहुंच चुके थे। जैसा कि पहले से तय था, वो अपनी गाड़ी पहाड़ी के बिल्कुल नज़दीक ले गए। और भी कई लोग थे वहाँ, पर शायद वो लोग वहाँ के खौफनाक मंजर से अनजान थे जो उन लोगों ने रात को देखा था। सभी लोग एकाएक पहाड़ी पर चढ़ने लगे। पहाड़ी पर चढ़ाई का मतलब किले की एक एक सीढ़ी जो उन्हें सीधा किले तक लेकर जाती है। सौरभ सबकी ओर देखकर गंभीरता से बोलता है, देखो कुछ भी हो किले के अंदर एक दूसरे के साथ ही रहना है हमें, और बहुत ध्यान से। विनय, हाँ ठीक है। सब ने सौरभ की बात पर हामी भरी और किले की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगे। सौरभ हर पल सानवी के हाथ को कसकर पकड़े हुए था। वो सानवी को हर कीमत पर प्रोटेक्ट करना चाहता था। कुछ ही देर में वो लोग किले के अंदर दाखिल हो गए। जैसे ही वो अंदर जाते हैं, उनकी आंखें एकदम खुली की खुली रह जाती हैं। हालांकि किले में समय के साथ काफ़ी टूट फूट हो चुकी थी, लेकिन कुछ सामान अभी वहाँ था जो शायद उन लोगों का रहा होगा जो यहाँ कभी रहा करते थे। लेकिन वो लोग हैरान इसलिए थे क्योंकि कल रात यहाँ काफ़ी उजाला दिख रहा था, किला बिल्कुल नए जैसा, पर अभी सब कुछ उजड़ा सा था। खैर, सब लोग आगे बढ़ते हैं। चलते चलते सानवी कुछ बड़बड़ा रही थी, पर आवाज़ साफ न आने की वजह से कोई समझ ना सका। त्रिशा भागती हुई वहाँ बने एक कमरे की तरफ बढ़ी, जहाँ दरवाजे के पास कुछ तस्वीर थी जो काफ़ी डल हो चुकी थी और गंदी भी, और उसके पास दीवारों पर कुछ कारीगरी थी जो कुछ टूटने लगी थी। त्रिशा दीवारों पर हाथ लगाते हुए कहती है,
क्या खूबसूरत कारीगरी है, और ये पेंटिंग शायद किसी लड़की की है। सानवी ने कहा, ये राजकुमारी चित्रलेखा की तस्वीर है जो उन्होंने अपने 18वें जन्मदिन पर बनवाई थी। सौरभ ने कहा, सानवी, तुम्हें ये कैसे पता है? सानवी कोई जवाब नहीं देती। सौरभ सानवी को फिर आवाज़ देता है। सौरभ ने कहा, सानवी, सानवी क्या हुआ? सानवी चौंकती हुई कहती है, क्या कुछ भी तो नहीं? कुछ हुआ है क्या? त्रिशा ने कहा, हाँ, तुमने अभी बताया कि ये तस्वीर राजकुमारी चित्रलेखा की है। सानवी ने कहा, मैंने बताया? पागल हो क्या? मुझे क्या पता कौन है ये? सानवी उस पेंटिंग को निहारने लगती है और उस पर अपना हाथ फिराती है। सौरभ सानवी को पीछे खींचता है। सानवी, किसी भी चीज़ को मत छुओ। सौरभ उस पेंटिंग को ध्यान से देखने लगता है और उसे देखते देखते तुरंत उस पेंटिंग से पीछे हटता है। उसने जो देखा उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। विनय सौरभ के कंधे पर हाथ रखते हुए, तो ठीक है ना भाई, क्या हुआ अचानक? सौरभ ने कहा, कुछ नहीं, बस तू अभी कुछ मत पूछ। मैं वापस चलकर तुमको सब कुछ बताऊंगा, पर अभी नहीं। अब सभी लोग चलते चलते एक खुले मैदान जैसी जगह पहुंचते हैं। वहां पुरानी तलवारें आंधी थी। इससे उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि शायद यहाँ युद्ध का अभ्यास होता होगा। दरअसल ये किला 400 साल पहले भूतिया नहीं था। शायद जो लोग कल रात उन्होंने देखे वो उस समय थे, पर एक श्राप के कारण यहाँ कोई नहीं बचा और कुछ किसी रंजिश का शिकार हो गए थे। पर क्या और क्यों, ये किसी को नहीं पता था। थोड़ा और घूमते हुए वे किले पर मौजूद एक शिव मंदिर पर पहुंचे और ये माना जाता था कि जो भी बुरी शक्तियाँ किले के अन्य हिस्सों में रहती हैं, लेकिन यहाँ इस मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाती। ऋतु मंदिर में चारों ओर नज़र घुमाते हुए कहती है, वाह यार, क्या मंदिर है! इतनी भव्य मूर्ति और इतनी अच्छी व्यवस्था, बहुत खूबसूरत रहा होगा ये। सौरभ ने कहा, हाँ, और यहाँ आने के बाद कितना सुकून है, मानो जैसे अभी अभी किसी डरावने सपने से बाहर आए हैं। यकीन नहीं होता इस जगह ऐसा भी कुछ हो सकता है। सौरभ की ये बात सुनकर एक बूढ़ा आदमी भीड़ से निकलकर सौरभ के पास आता है। वृद्ध ने कहा, बेटा, ये मंदिर तब का है जब यहाँ भी हमारे तुम्हारे तरह इंसान थे। तब तो उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा कुछ हो सकता है। जब से उस सेनापति, सौरभ उनकी ओर अपने कदम बढ़ाते हुए कहता है, बाबा, आप कुछ कह रहे थे अभी अभी। सेनापति क्या? बाबा अपने सिर को हिलाते हुए कहते हैं, कुछ नहीं बेटा। तभी भीड़ में से कोई बोलता है, अरे बाबा पागल हैं और उन्हें कुछ भी सुध नहीं कि क्या बोल रहे हैं, तुम बस अपना समय बर्बाद कर रहे हो। बाबा ने कहा, हाँ, बाबा तो पागल है और तुम सब जो यहाँ आए हो, तुम क्या हो? सौरभ बाबा को सबसे थोड़ा सा दूर लेकर जाता है ताकि उसकी बातें कोई ना सुन पाए। सौरभ ने कहा, बाबा, आप शांत हो जाइए और प्लीज़ मुझे बताइए कि आप क्या कह रहे थे। शायद मेरा वो सब कुछ जानना बहुत ज़रूरी है। बाबा ने कहा, जानना है? क्या जानना है? सौरभ ने कहा, सब कुछ जो आप जानते हैं। वैसे आपको जो भी पता है वो कैसे पता है, किसने बताया आपको? बाबा ने कहा, बेटा, यहाँ की कहानी मैं बचपन से सुनता आया हूँ। मेरे परदादा के भी दादा के सामने की बातें हैं ये, और इसलिए थोड़ा बहुत मुझे पता है। सौरभ ने कहा, तो बाबा बताइए, क्या क्या पता है आपको? बाबा सौरभ की ओर देखते हुए कहता है, बेटा ठीक है, लेकिन इसमें वक्त लगेगा और कोई भी बात बताने से पहले तुम मुझे बताओगे कि तुम्हारे लिए ये सब जानना ज़रूरी क्यों है। सौरभ सानवी की ओर देखते हुए कहता है, बाबा कितना वक्त? बाबा ने कहा, कम से कम 1 दिन। सौरभ ने कहा, पर बाबा इतना टाइम नहीं है मेरे पास। हमें आज ही दिन में निकलना है, क्योंकि कल रात हम यहीं फंसे रह गए थे और आज ऐसा नहीं चाहते। बाबा चौंकते हुए, यहाँ फंसे रह गए और सही सलामत हो? असंभव। सौरभ ने कहा, पर हम ठीक हैं,
पर रात को जो भी हुआ बहुत भयानक था और यकीन करना बहुत ही मुश्किल है। बाबा ने कहा, अब आगे तुम्हारी मर्जी बेटा। सौरभ कुछ सोचता है और बाबा से आगे पूछता है। सौरभ ने कहा, बाबा आप कहाँ रहते हैं? बाबा ने कहा, यही कुलधरा से एक गांव आगे ही मेरा घर है। सौरभ ने कहा, बाबा क्या मैं आपके साथ आपके गांव चल सकता हूँ? वहीं से बाद में कोई गाड़ी पकड़कर अपने घर चला जाऊंगा। बाबा ने कहा, ठीक है बेटा। सौरभ सीधा विनय के पास जाता है। सौरभ विनय के कंधे पर हाथ रखते हुए, विनय सुन, मैं घर नहीं आ रहा, बाद में आऊँगा। तू सानवी का बहुत ध्यान रखना और ध्यान रहे उसका ताबीज हमेशा उसके हाथ में रहे, और सानवी को घर पहुंचाकर तू सीधा मुझे कॉल करना, ओके? विनय ने कहा, अब ये क्या नया ड्रामा है? तेरे दिमाग में चल क्या रहा है? सौरभ ने कहा, देख भाई, वो सब मैं तुझे बाद में बताऊंगा। अभी के लिए बस तू ये जान ले कि मेरा यहाँ रुकना बहुत ज़रूरी है। सानवी की ओर देखते हुए कहता है, और बस सानवी का ध्यान रखना तू, और मेरी चिंता मत कर, मैं आ जाऊंगा जल्दी और सब बताऊंगा तुम लोगों को। विनय ने कहा, ठीक है, पर तू जाएगा कहाँ? सौरभ बाबा की तरफ इशारा करते हुए, विनय तो हम दोनों को अगले गांव में ड्रॉप कर देना अभी जाते वक्त, बस उसके आगे कुछ मत पूछ फिलहाल, क्योंकि अभी मुझे ही कुछ समझ नहीं आ रहा है। विनय ने कहा, ओके, पर बड़ी अपना ध्यान रखना यार। सौरभ विनय के कंधे पर हाथ रखते हुए, तू मेरी बिल्कुल चिंता मत कर। पता है तू भले ही हमारे साथ बचपन से नहीं है, पर तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है और भाई से बढ़कर है। विनय क्लास 11 से ही इन सब के साथ था। कॉलेज पहुंचते पहुंचते सभी की काफ़ी अच्छी और गहरी दोस्ती हो गई थी। रितु विनय को आवाज़ लगाते हुए कहती है, विनय यहाँ आओ। विनय ने कहा, आता हूँ। सौरभ के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, ठीक है भाई, तू बस अपना ध्यान रखना और सानवी की चिंता मत कर, हम सब हैं उसके साथ। सौरभ ने कहा, जा, सब लोग बुला रहे हैं। सौरभ सानवी के पास जाता है और उसका हाथ पकड़ता है। सौरभ ने कहा, सानवी मैं घर नहीं चल रहा, तुम प्लीज़ अपना ध्यान रखना और मैं जल्दी ही घर आ जाऊंगा। बस तुम केयर करना अपनी और मेरी चिंता मत करना। सानवी रूखे मन से सौरभ को जवाब देती है, ओके, और फिर बाकी सबके पास चली जाती है। सौरभ सानवी के अंदर कुछ बदलाव नोटिस कर रहा था, क्योंकि सानवी ने एक बार भी उससे नहीं पूछा कि क्यों नहीं चल रहा घर या यहाँ काम क्या है उसे। बस उसने ओके कहा। जो भी था वो बस मन में ठान चुका था कि सब पता करके ही रहेगा। कुछ देर में पूरा किला घूमने के बाद सब लोग जाने लगते हैं। वो बाबा भी सौरभ के साथ ही चल रहे थे। सौरभ ने सानवी का हाथ अब भी थामा हुआ था। वो अपने मन में वादा कर चुका था कि ये हाथ कभी नहीं छोड़ेगा, चाहे कुछ भी हो। वही सौरभ को बार बार महसूस हो रहा था कि कोई शक्ति है जो उसे सानवी से दूर करने का प्रयास कर रही है। बार बार सौरभ को कुछ झटके से महसूस होते हैं। खैर, सब नीचे आकर गाड़ी में बैठ गए और विनय ने गाड़ी आगे ले जाकर अगले गांव धुआं में ले जाकर रोक दी। विनय बाबा की ओर देखते हुए, यही है ना आपका गांव? बाबा ने कहा, हाँ, पर तुम्हें कैसे पता? विनय ने कहा, अरे बाबा, आपने ही तो बताया कि कुलधरा के अगले गांव में आपका घर है। इससे पता होने वाली क्या बात है? बाबा और सौरभ दोनों गाड़ी से नीचे उतरते हैं और विनय सबको लेकर वहां से सीधा घर के लिए निकल जाता है। सौरभ बाबा के पीछे पीछे चल रहा था। सौरभ इधर उधर देखते हुए कहता है, बाबा और कितना दूर? बाबा पीछे मुड़ते हुए कहते हैं, बस बेटा, पहुंच गए। दोनों चलते चलते एक कच्चे घर में पहुंचते हैं जहां पर कोई भी नहीं था। सौरभ घर में चारों तरफ नजरें दौड़ाते हुए कहता है, बाबा, घर में कोई और नहीं है क्या? बाबा ने कहा, नहीं बेटा, मैं अकेला रहता हूँ, बैठो तुम। सौरभ ने कहा, बाबा, अब आप मुझे उस किले के अतीत को बताना शुरू कीजिए। ये सब क्या है, क्यों है, कैसे हुआ? मुझे सब कुछ जानना है। बाबा सौरभ की ओर देखते हुए कहते हैं,
पर किए गए वादे के मुताबिक पहले तुम मुझे बताओगे कि तुम्हारे लिए ये सब जानना ज़रूरी क्यों है। सौरभ बाबा की बातों में हामी भरते हुए बोलता है। ठीक है बाबा, मैं ही शुरू करता हूँ। सौरभ बाबा को बताना शुरू करता है। बाबा, एक लड़की है, मेरे बचपन की दोस्त है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, पर जब वो 12-13 साल की हुई तभी से उसके साथ कुछ अजीब सी घटनाएं हो रही हैं, जैसे कि अजीब अजीब आवाज़ों का आना और सपने, पर उन सपनों के बारे में उसने किसी को कुछ नहीं बताया हुआ है। शायद उसकी माँ को पता हो। और कुछ दिनों से ये सब काफ़ी बढ़ गया है। जब मैं उसके साथ होता हूँ तो मुझे भी कुछ महसूस होता है, जैसे कोई तो है आसपास। कल से जब से यहाँ आए उसका व्यवहार बदला हुआ सा है। एक पल में कुछ बोलती है, फिर पूछने पर बोलती है उसने बोला ही नहीं। बाबा, मुझे इसलिए लगता है कि मेरा यहाँ कुलधरा के इतिहास को जानना बहुत ज़रूरी है, वो इतिहास जो कभी भी पन्नों पर नहीं उतरा। बाबा सौरभ की बातों को बहुत गौर से सुन रहे थे और सुनते सुनते कहते हैं, बेटा, कभी कभी ये ज़रूरी नहीं कि हमें जो दिखे वही सच हो, कुछ चीज़ें हमें भ्रमित करने के लिए भी होती हैं। सौरभ ने कहा, मतलब बाबा, मैं कुछ समझा नहीं। आप ये सब छोड़िए और यहाँ कुलधरा के बारे में बताइए। बाबा अब कुलधरा के कुछ पन्ने सौरभ के आगे खोलने लगते हैं, जो वो सालों से सुनते आ रहे थे, और शायद यही कुलधरा का इतिहास था। बाबा ने कहा, बेटा, कुलधरा आज से 400 साल पहले एक समृद्ध राज्य हुआ करता था। सब लोग बहुत खुश थे। यहाँ के जो राजा महाराजा नरेंद्र चंद्र थे, वो एक कुशल शासक थे, पर इस बात से दुखी थे कि उनका कोई बेटा नहीं था। एक बेटी थी, राजकुमारी चित्रलेखा। ऐसा बोला जाता है कि बहुत सुंदर थी वो। महाराज का राज्य अच्छा चल रहा था, बहुत अच्छी शांति व्यवस्था राज्य में थी। एक दिन पड़ोसी राज्य की राजा सूरसेन की नज़र खुशहाल कुलधरा पर पड़ी। उन्होंने कुलधरा को बिना युद्ध के हथियाना चाहा, इसलिए उन्होंने वहाँ के युवराज अंगद का रिश्ता राजकुमारी चित्रलेखा के लिए भेज दिया। किसी को ये बात पता ना थी, लेकिन राजकुमारी चित्रलेखा और युवराज अंगद पहले से ही एक दूसरे को जानते थे और पसंद करते थे, इसलिए उन दोनों की ही तरफ से हाँ थी। लेकिन कुलधरा राज्य के सेनापति वीरभद्र सिंह को ये बात रास नहीं आई। सौरभ ने कहा, मतलब कि ये जो शादी थी वो एक तरफ के सिर्फ अपने मतलब को पूरा करने के लिए करवाई जा रही थी। बाबा ने कहा, हाँ, लेकिन चित्रलेखा और युवराज अंगद दोनों को ही इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। सेनापति वीरभद्र सिंह, जो काफ़ी पराक्रमी योद्धा था, वो हमेशा से ही ये चाहता था कि राजकुमारी चित्रलेखा से उसकी शादी हो, क्योंकि वो चित्रलेखा को चाहता था और वो यहाँ राज्य भी करना चाहता था। लेकिन अब उसके मंसूबों में उसे पानी फिरता नजर आ रहा था। उसने पहले तो महाराज को भड़काने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब बात नहीं बनी तो उसने और उसके कुछ साथियों ने ये योजना बनाई कि युवराज अंगद को रास्ते से हटाया जाए। अब बस यही एक रास्ता बचा है। जिस दिन उन दोनों की शादी होने वाली थी, उसके करीबन 4 या 5 दिन पहले उन्होंने युवराज को सोते समय मार दिया। चित्रलेखा को इस बात का गहरा सदमा पहुंचा। जब युवराज की हत्या की पड़ताल हुई तो मारने वाले में सेनापति तो नहीं, परंतु उसके कुछ साथियों का नाम आया। तब महाराज सूरसेन ने कुलधरा पर आक्रमण किया, जिसमें महाराज समेत कई लोग मारे गए। सेनापति ने इस बात का फायदा उठाया और अपना पराक्रम दिखाकर महाराज सूरसेन की सेना को राज्य से खदेड़ दिया। इसके बाद उसने राजकुमारी चित्रलेखा से विवाह की घोषणा कर दी। राजकुमारी चित्रलेखा को जब इस बात का पता चला तो वह वीरभद्र सिंह की चाल समझ गई थी, इसलिए उन्होंने कुलधरा गांव को श्राप दे दिया कि यहाँ कोई साम्राज्य नहीं पनप पाएगा और ना ही इस गांव में कोई बचेगा, और राजकुमारी चित्रलेखा ने खुद को खत्म कर लिया। उसी समय सौरभ का फोन बजता है। सौरभ और बाकी सब घर पहुंच चुके थे। इस बात पर सौरभ ने चैन की सांस ली और अपनी बात आगे बढ़ाने लगे। काफ़ी सवाल थे उसके मन में जो वो साफ कर लेना चाहता था।
सौरभ आश्चर्य के साथ कहता है, लेकिन राजकुमारी चित्रलेखा ने पूरे गांव को श्राप क्यों दिया? गलती तो केवल सेनापति की थी ना? बाबा सौरभ की बात पर हंसते हुए, बेटा, तुम्हें क्या लगता है इतना समझदार सेनापति इतनी बड़ी बेवकूफ़ी करेगा और इतनी कायरता दिखाएगा कि सोते हुए इंसान पर वार करे? और राजकुमारी चित्रलेखा, वो बहुत बहादुर थी और अपनी प्रजा को बहुत प्यार और आदर देती थी। वो भला अपने गांव को श्राप क्यों देगी और अपनी जान भी क्यों देगी? सौरभ ने कहा, पर आपने अभी बताया कि ऐसा हुआ था। बाबा ने कहा, हाँ, क्योंकि हुआ था। वशीकरण का नाम सुना है तुमने बेटा? सौरभ बाबा की बात पर ध्यान देते हुए, हाँ, सुना है बाबा। बाबा हंसते हुए कहते हैं, अभी मैंने बोला कि जरूरी नहीं कि जो हमें दिखे वही सच हो। उन दोनों पर ही वशीकरण का प्रयोग किया गया था, जिसे करने वाला और कोई नहीं, उनके दरबार में रहने वाला एक ज्योतिष था, जिसे राज्य ज्योतिषी कहते थे। लेकिन किसी को ये अंदाजा नहीं था कि वो काला जादू तंत्र मंत्र करता है, और उसी ने ये सब खेल रचा। सौरभ ने कहा, बाबा, उसके बाद उस तांत्रिक का क्या हुआ? बाबा ने कहा, ये कोई नहीं जानता बेटा। कुछ कहते हैं कि तंत्र मंत्र की ताकत से उसकी शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि वो अमर हो गया, और कुछ कहते हैं कि वो खुद उस श्राप का शिकार हो गया और उन तमाम लोगों की तरह उसकी आत्मा भी कुलधारा में भटकती है। माना तो ये जाता है कि वो बस कुलधारा तक सीमित नहीं है। सौरभ ने कहा, सीमित नहीं है का क्या मतलब है बाबा? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि वो कहीं भी आ जा सकता है? बाबा सौरभ की ओर देखते हुए कहते हैं, इस बारे में कुछ साफ नहीं कहा जा सकता। सौरभ ने कहा, शुक्रिया बाबा। अब ये तो पता नहीं कि ये सब मेरे कैसे काम आएगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि इन सब से मुझे काफ़ी मदद मिलेगी। बाबा ने कहा, बेटा, अब काफ़ी रात हो चुकी है, तुम कुछ खा पी लो और यहीं सो जाओ, सुबह निकलना। सौरभ ने कहा, ठीक है बाबा। सौरभ के मन में अब भी सब बातें घूम रही थी। वो सब कुछ अपनी आंखों के सामने देख रहा था। उसे राजकुमारी चित्रलेखा और युवराज अंगद से हमदर्दी हो रही थी, साथ ही उस सेनापति और तांत्रिक पर गुस्सा। समझ नहीं आ रहा था कि तांत्रिक ऐसा क्यों करना चाहेगा। इस बात का खुलासा होना अभी बाकी था। सौरभ सोच कर बैठा था कि बाबा से ये बात भी पूछेगा, क्योंकि कहानी के बीच में वो पूछना भूल गया था। खैर, सौरभ ये सोचते सोचते सो जाता है और अचानक उसे कुछ आवाज़ें आने लगती हैं। वो चौंक कर उठ जाता है। बाबा, बाबा। बाबा को हिलाते हुए उठाता है। सौरभ ने कहा, बाबा, ये कैसी आवाज़ें हैं? बाबा ने कहा, बेटा, कुलधारा पास में ही है ना, वहाँ से हर रात को ये आवाज़ आती है। सौरभ ने कहा, आपको डर नहीं लगता? बाबा हंसते हुए, अब कैसा डर बेटा, जब से होश संभाला है तब से ये आवाज़ें सुनता आ रहा हूँ। सो जाओ तुम आराम से। सौरभ ने कहा, बाबा, तांत्रिक ने ऐसा किया क्यों? लेकिन बाबा ने कहा, बेटा, यही सोच रहे थे तुम तब से? तांत्रिक राजकुमारी चित्रलेखा को पाना चाहता था, इसलिए हर वो इंसान जो इसमें बाधा था, वो सबको रास्ते से हटाना चाहता था। इसलिए उसने वशीकरण का सहारा लिया। अब सो जाओ बेटा। सौरभ सो जाता है, पर यूं आवाज़ों में उसे पूरी रात नींद नहीं आती। सुबह होने के बाद वो घर के लिए निकलता है। कुछ दूर चलने के बाद उसे घर के लिए एक गाड़ी मिलती है और सौरभ ख्यालों में खोया हुआ घर की ओर चल देता है। रास्ते भर वो कुलधारा के इतिहास में खोया हुआ था, जो आज ऐसा हो चुका था। उसका मन अब और ज़्यादा अशांत हो चुका था। कुलधारा का अतीत सौरभ के सामने था, लेकिन तांत्रिक का क्या हुआ, इस पर काफ़ी सारे मत थे, पर इनमें से क्या सच था? सानवी का क्या था कनेक्शन वहाँ से? क्या सौरभ समझ पाएगा कि सच क्या है? बाबा ये क्यों बोल रहे थे कि ज़रूरी नहीं कि जो हमें दिखे वही सच हो? क्या था सानवी का कनेक्शन
और शान्वी के घर पहुंचने पर उसकी मॉम का क्या रिएक्शन होगा। इन सभी सवालों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए ये प्यारी सी कहानी रिश्ता पूर्व जन्म का। धन्यवाद।